हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स का ज्ञान। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, और आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज नेशनल इनकम को हम लोग मेजर किस तरह से कर सकते हैं, दो तरीके से, जैसे कि करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस, राइट। तो ये आज हमारा का टॉपिक है और उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा दैट इज जीडीपी एंड वेलफेयर। इसके बाद आज ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मुझे पता है बहुत ही लंबा चैप्टर था, बहुत सारे हमने मेथड्स देखे, एग्जाम्पल्स देखे, क्लियर। अब ये सारा थियोरेटिकल पोर्शन है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये हमें पता होना चाहिए, क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नेशनल इनकम, अब नेशनल इनकम क्या होता है ये तो हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन जो नेशनल इनकम डिराइव होता है वो दो तरीके से होता है। हम लोग करंट प्राइस पे भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2019-20 में जो करंट प्राइसेस थे गुड्स एंड सर्विसेज के, उसके बेस पे मैं नेशनल इनकम मेजर कर सकता हूँ। दूसरा कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस मतलब कि एक बेस ईयर हमने लिया होगा, राइट। क्या लिया होगा हमने? बेस ईयर जो हम लोग लेते हैं 2011-12, ठीक है। ये बेस ईयर के कंपैरिजन में हम लोगों ने नेशनल इनकम डिराइव किया होगा। अब ये बेस ईयर हमने क्यों लिया होगा? बिकॉज दिस बेस ईयर इज़ अ नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर मतलब कि ये ऐसा साल होगा कि जिसमें कोई भी प्राइस फ्लक्चुएशंस नहीं होंगे, मतलब कि कोई नेचुरल कैलामिटीज़ नहीं होगी, कोई वॉर टाइप सिचुएशन नहीं हुआ होगा, ठीक है, कोई पेंडेमिक नहीं हुआ होगा, जिसकी वजह से किसी भी कंट्री में, और लेट्स से इंडिया की बात करते हैं, तो भाई इंडिया में 2011-12 में ऐसा कोई प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं हुआ था, ठीक है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉर्मल ईयर। क्या होता है? नॉर्मल ईयर, राइट। मतलब कि इसमें प्राइसेस में कोई भी छेड़खानी नहीं हुई है, क्लियर। सो व्हेन आई एम कंपेयरिंग माई और व्हेन आई एम मेजरिंग माई नेशनल इनकम विथ रेफरेंस टू बेस ईयर, इट इज़ नोन एज नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जैसे कि पता चलता है कि भाई ये हम लोग मेजर करते हैं करंट प्राइस पे, ठीक है, लेकिन इसमें एक लिमिटेशन क्या है? इट डज नॉट रिवील रियल ग्रोथ, ठीक है। जब हम लोग करंट प्राइस पे नेशनल इनकम मेजर करते हैं, जो रियल ग्रोथ है इकोनॉमी का, राइट, ये हमें पता ही नहीं चलता। बिकॉज ये जो करंट प्राइसेस है ये ऑब्वियसली व्हेन यू कंपेयर इट विथ कांस्टेंट प्राइस, ठीक है, ये ऑब्वियसली इंक्रीज हुए होंगे। फॉर एग्जांपल, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है मैगी का, ठीक है, बिकॉज मुझे बहुत पसंद है। चलिए, सो मैगी अगर मैं कांस्टेंट प्राइस पे बात करता हूँ, लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट 11-12, ठीक है। सो मैगी मान लो कि तब 20 रुपीज़ की होती थी, क्लियर, और पूरे साल भर में इंडिया में उसका प्रोडक्शन था 10,000, क्लियर। सो दिस वाज टू बी कंसिडर्ड इनटू जीडीपी बाई 10,000 इंटू 20, क्लियर। चलिए 2 लाख रुपए ये मुझे जीडीपी में प्लस करने होते थे, क्लियर। नाउ दिस आर ऑल अप्रॉक्सीमेट फिगर्स। अब मान लो 2019-20 आ गया, ठीक है, मैगी की प्राइस हो गई 30 रुपीज़ और अभी भी जो प्रोडक्शन है, राइट, यूनिट्स, वो कितना है? 10,000। यहाँ पे भी कितना था? 10,000। लेकिन अगर अब मैं जीडीपी कैलकुलेट करूँ 2019-20 में एट करंट प्राइसेस, तो जीडीपी कितना शो करेगा? 3 लाख रुपीज़, और यहाँ पे जीडीपी कांस्टेंट प्राइसेस पे कितना शो करता है? 2 लाख रुपीज़। तो यहीं पे आपको डिफरेंस पता चल रहा है, यहीं से लॉजिक पता चल रहा है, राइट, कि जब हम लोग जीडीपी करंट प्राइस पे मेजर कर रहे हैं तो हम लोग क्या इंक्लूड कर रहे हैं? द करंट प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। ये करंट प्राइसेस क्या होते हैं? इन्फ्लेशन की वजह से इंक्रीज होते रहते हैं, राइट। सो इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस राइज हुआ, प्राइस राइज की वजह से जीडीपी तो ज़्यादा दिखा रहा है, लेकिन जीडीपी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? क्या मैटर करता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो प्रोडक्शन तो आपका 10,000 ही रहा, राइट, और 11-12 की बात करें तो उसमें भी प्रोडक्शन तो 10,000 यूनिट ही था, राइट, लेकिन तब प्राइस सिर्फ 20 रुपीज़ थी। सो अगर मुझे जीडीपी का एक्चुअल ग्रोथ देखना है तो मुझे क्या चाहिए? देयर शुड बी एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो हमें कब पता चलेगा? व्हेन वी मेजर जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। मान लो 2019-20 में कांस्टेंट प्राइस पे मैं मेजर करता हूँ, राइट, देन फॉर एग्जांपल मैगी हो गई 20,000 यूनिट्स और प्राइस अभी भी 20 रुपीज़ है, तो अब ये जीडीपी कितना हो जाएगा? 4 लाख रुपीज़। नाउ दिस शोज मी द रियल इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ, बिकॉज
आउटपुट बढ़ा है, राइट। और जब तक आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा तब तक आपकी जीडीपी में कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। इट मीन्स के करंट प्राइस पे जो हमें जीडीपी देखने को मिलता है वो क्या होता है, इट इज़ ओनली ड्यू टू दी इन्फ्लेशन और ड्यू टू दी प्राइस रेस इन द इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी में साल दर साल प्राइसेस इंक्रीज होते रहते हैं और इसकी वजह से जीडीपी भी क्या हो जाता है, इन्फ्लेट हो जाता है और हमें लगता है कि भाई जीडीपी तो बहुत इंक्रीज हो रहा है, लेकिन रियलिटी में जीडीपी अगर इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ वो देखना हो तो आपको क्या देखना है, यूनिट्स, दैट इज क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर वो इंक्रीज हुए होंगे तभी रियल ग्रोथ हमें पता चलेगा। क्लियर। सो इस तरह से जीडीपी आप लोग करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस दोनों पे मेजर कर सकते हैं। अगर रियल लाइफ एग्जांपल ले, राइट, इंडिया की बात करें, सो 2019-20 में कांस्टेंट प्राइसेस पे जो जीडीपी था दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 147 लाख करोड़, 147 लाख करोड़। और अगर मैं करंट प्राइसेस पे बात करूँ देन इट वाज अप्रॉक्सीमेटली ₹180 लाख करोड़, राइट। सो अगर आपको यहीं से डिफरेंस पता चल रहा है कि कांस्टेंट प्राइसेस पे मेजर करने पे पता चला कि भाई जीडीपी तो 147 लाख करोड़ है, राइट, लेकिन करंट प्राइसेस पे कितना शो कर रहा है, 180 लाख करोड़, राइट। सो ये जो डिफरेंस है, ये जो गैप है, राइट, ये गैप प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से नहीं है, ये गैप क्यों है, प्राइस राइज होने की वजह से। क्या है, प्राइस राइज, ठीक है। और इन्फ्लेशन की वजह से एवरी ईयर कोई ना कोई प्राइस राइज तो हम लोग देखते ही, राइट। जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, राइट, जो भी बेसिक नेसेसिटीज है इसके प्राइसेस कंटिन्यूसली ईयर बाय ईयर दे कीप ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेशन। सो हमेशा आपका जीडीपी एट करंट प्राइस क्या आएगा, ज़्यादा ही दिखाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग यूनिट्स की बात करें, क्वांटिटी की बात करें, देन इट स्टिल रिमेन्स दी सेम। सो रियल इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ, ठीक है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो that which is the real indicator of growth, then GDP at constant prices is the real indicator of growth, because इसमें हमें पता चलता है कि भाई क्वांटिटी में कितना बदलाव हुआ है, ठीक है। और इसमें हम लोग जो प्राइस लेते हैं दैट प्राइस इज टेकन विथ रेफरेंस टू बेस ईयर, जो कि एक नॉर्मल ईयर होता है जिस साल में कोई भी प्राइस वेरिएशन या तो फ्लक्चुएशंस ड्यू टू एनी नेचुरल कैलामिटीज़ या तो XYZ कोई भी रीज़न की वजह से प्राइस फ्लक्चुएशन पूरी इकोनॉमी में नहीं हुए होते, राइट। सो दिस वाज द कंसेप्ट फॉर नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड मार्केट प्राइस। चलिए अब इसी के रिलेटेड एक जो टॉपिक है दैट इज ये जो हमारे पास नेशनल इनकम है कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस पे, ठीक है। शायद ऐसा एग्जांपल आ सकता है कि आपको नेशनल इनकम दिया होगा एट करंट प्राइस और उसे हमें कन्वर्ट करना है नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, ठीक है। तो ये हम लोग कर सकते हैं। सो नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इक्वल्स टू नेशनल इनकम एट करंट प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स, डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको एग्जाम्पल में ऑलरेडी प्रोवाइड किया होगा। सो इससे हम लोग नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस निकाल सकते हैं। मान लीजिए नेशनल इनकम एट करंट प्राइस है 1,50,000, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। नेशनल इनकम एट करंट प्राइस है 1,50,000, क्लियर। और हाँ, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना है, तब जाके आपको नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस मिलेगा। 1,50,000 है, प्राइस इंडेक्स इज 150। प्राइस इंडेक्स हमें ये बताता है कि प्राइस रेशियो मतलब कि करंट ईयर प्राइस कितना चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट और बेस ईयर प्राइस, क्लियर। ये प्राइस इंडेक्स वाला टॉपिक आप लोगों ने स्टेटिस्टिक्स में पढ़ा होगा क्लास 11 में। सो प्राइस इंडेक्स इज 150 मल्टीप्लाई बाय 100। चलिए इसी के रिलेटेड जो दूसरा टॉपिक है नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है। अब इस एग्जांपल में क्या करना है, हमें ढूंढना है नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, ठीक है। और हमारे पास होगा क्या, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। करंट प्राइस से कांस्टेंट प्राइस में हमें कन्वर्ट करना है, लेकिन ये कन्वर्जन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, प्राइस इंडेक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स बेसिकली मेजर्स द चेंजेस इन प्राइस ऑफ द करंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू बेस ईयर। ये क्लास 11 स्टेटिस्टिक्स में आता था, ठीक है। सो ये जो प्राइस इंडेक्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो हमें फॉर्मूला क्या है, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स, मतलब कि करंट ईयर में प्राइसेस कितने चेंज हुए, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। सो फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम एट करंट प्राइस था 1,50,000, प्राइस इंडेक्स है 150, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। सो नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस कितना हो जाएगा, 1,00,000 रुपीज़। तो यहाँ पे भी देख रहे हो कि जो नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस है वो
कम आ रहा है 1 लाख रुपए, और जो करंट प्राइस पे वो 1.5 लाख रुपए। क्यों 1.5 लाख रुपए? बिकॉज ऑफ द प्राइस इंडेक्स, क्योंकि जो दाम थे गुड्स एंड सर्विसेज के वो करंट ईयर में इंक्रीज हो गए, राइट, ऑब्वियसली ड्यू टू इन्फ्लेशन या तो नंबर ऑफ फैक्टर्स। सो इस तरीके से आप लोग नेशनल इनकम एट करंट प्राइस को कांस्टेंट प्राइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर गाइस? चलिए, अब इसके रिलेटेड और एक जो टॉपिक आपको या तो छोटा सा एग्जांपल पूछा जा सकता है फॉर 1 मार्क और 3 मार्क्स, दैट इज ये जीडीपी डिफ्लेटर हमें क्या समझाता है। उससे पहले हमें ये समझना होगा कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या है। ठीक है, जब मैं जीडीपी को मेजर करता हूँ, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ सेम ईयर मतलब कि करंट ईयर, तब मैं कौन से जीडीपी की बात कर रहा हूँ? नॉमिनल जीडीपी। कौन सा? नॉमिनल जीडीपी, मतलब कि करंट प्राइस वाला। ठीक है, जब रियल जीडीपी की बात करते हैं, सो जीडीपी एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ बेस ईयर, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ बेस ईयर। बेस ईयर हम लोग किस में लेते हैं? कांस्टेंट प्राइस पे। सो उसको बोलते हैं रियल जीडीपी। ऑब्वियसली रियल जीडीपी आपको ग्रोथ दिखाएगा इन टर्म्स ऑफ फिजिकल आउटपुट। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी आपको ग्रोथ दिखाएगा लेकिन इन टर्म्स ऑफ फिजिकल आउटपुट एंड प्राइस ऑल्सो। ठीक है, उसमें प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से जीडीपी बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि रियल जीडीपी में सिर्फ आउटपुट की वजह से जो चेंज हुआ होता है जीडीपी में वो आपको पता चलता है। अब इसी चेंज को कैलकुलेट करने के लिए वी हैव जीडीपी डिफ्लेटर विच इज़ ऑल्सो नोन एज प्राइस इंडेक्स। अब जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। तो इसका छोटा सा एग्जांपल 3 मार्क में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो जीडीपी डिफ्लेटर, अब ये जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है, राइट? जीडीपी डिफ्लेटर, जैसे कि मैंने बोला कि जो नॉमिनल जीडीपी है वो चेंज क्यों होता है? ड्यू टू आउटपुट प्लस प्राइस। ठीक है, और रियल जीडीपी चेंज क्यों होता है? बिकॉज ऑफ चेंज इन आउटपुट, मतलब कि क्वांटिटी। ठीक है, अब ये जो प्राइस की इफेक्ट है, राइट, ये प्राइस की इफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट करते हैं, जिससे कि जो प्राइस का जो चेंज हो रहा है जीडीपी में वो निकल जाएगा और कितना एक्चुअल चेंज हुआ सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी को लेकर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी को लेकर ये हमें पता चलेगा जीडीपी डिफ्लेटर से। सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर इन टर्म्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। सो अगर हम लोग अब जिस तरह से हम लोगों ने जीडीपी कैलकुलेट किया उस तरह से हम लोग जीएनपी भी कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, राइट। जीडीपी इज बेसिकली योर डोमेस्टिक इनकम एंड व्हेन इट कम्स टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इट इज नोन एज नेशनल इनकम। सो जीडीपी की जगह पे जीएनपी डिफ्लेटर भी कैलकुलेट किया जा सकता है, जीएनपी डिफ्लेटर। ठीक है, फॉर्मूला सेम रहेगा, नॉमिनल जीडीपी की जगह पर अब क्या लिखना है? सिर्फ जीएनपी, नॉमिनल जीएनपी डिवाइडेड बाय रियल जीएनपी इंटू 100। ठीक है, सो अगर कोई ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो भाई जीएनपी डिफ्लेटर कैलकुलेट कैसे करना है? सो नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100। अब इस फॉर्मूला को आप लोग ट्विस्ट भी कर सकते हैं। मान लो क्वेश्चन में पूछा कि भाई रियल जीडीपी कैलकुलेट करना है, सो रियल जीडीपी चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। सो नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर, मतलब कि प्राइस इंडेक्स इंटू 100 कर देना है। क्लियर? अगर नॉमिनल जीडीपी पूछा है, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो आपको इस फॉर्मूला को ही सिर्फ ट्विस्ट एंड टर्न कर देना है। ठीक है, सो कोई भी एक कॉम्बिनेशन वाला एग्जांपल आपको पूछ सकते हैं, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जीडीपी डिफ्लेटर वाला, तो कोई भी क्वेश्चन आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर गाइस? मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का लास्ट टॉपिक है हमारा जीडीपी एंड वेलफेयर। अब वेलफेयर मतलब कि जब हम लोगों की भलाई की बात करते हैं, ठीक है, जैसे कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस तरह से इंक्रीज हो रहा है किसी भी कंट्री में, सो दैट इज बेसिकली मेंट बाय वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब जीडीपी का क्या ताल्लुकात है विथ रिस्पेक्ट टू वेलफेयर ऑफ पीपल? ठीक है, यूजुअली हम लोग क्या सोचते हैं कि जैसे जैसे कंट्री का जीडीपी इंक्रीज होता है वैसे वैसे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव होगा, बिकॉज पीपल आर गेटिंग मोर गुड्स एंड सर्विसेज। अब लोग जब अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, लोग कब ज़्यादा अफोर्ड कर पाएंगे? जब उनकी इनकम इंक्रीज होती है, राइट। अगर मान लो किसी की इनकम इंक्रीज होती है तो वो गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा अफोर्ड कर पाएंगे, तो इस तरह से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या होगा? इंप्रूव होता जाएगा, राइट। लेकिन इट इज़ नॉट द ट्रू इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। ठीक है, उसमें कुछ लिमिटेशंस भी है। येस, इट इज़ एक्सेप्टेड एज वन ऑफ द मेजर्स फॉर वेलफेयर, बट इट इज़ नॉट द होल एंड सोल मेजर। ठीक है, उसका 100% रिलायबिलिटी नहीं है बिकॉज ऑफ सर्टेन लिमिटेशन। सबसे पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। क्या है? सबसे पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। अब जीडीपी जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट, उसमें क्या होगा? उसमें इनइक्वालिटीज़ होती है। फॉर एग्जांपल द इनइक्वालिटीज़ बिटवीन रिच एंड
पुअर, ठीक है। वो जो गैप है वो इंक्रीज होता जा रहा है डे बाई डे, ठीक है। ये हम लोग सालों से पढ़ते आ रहे हैं, द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इज इंक्रीजिंग, राइट। सो अगर कंट्री का जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, मान लो इंडिया का जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो जो इंक्रीज हो रहा है उससे कहीं पे भी ये पता नहीं चला है भाई जो गैप है, राइट, जो इनइक्वालिटी वाला गैप है वो रिड्यूस हुआ कि नहीं, राइट। जैसे कि हमें पता है कि भाई वो गैप शायद रिड्यूस नहीं भी हो रहा है या तो बहुत ही स्लो रिडक्शन है, ठीक है। सो दिस इज़ वन ऑफ द लिमिटेशंस फॉर जीडीपी, वी कैन से कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है जीडीपी, ठीक है, जो गुड्स एंड सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन में अभी भी कहीं जगह पे गैप है, ठीक है। सो दिस इज़ वन ऑफ द लिमिटेशन। सेकेंड, चेंजेस इन प्राइस, चेंजेस इन प्राइस, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था भाई जीडीपी विद रिस्पेक्ट टू करंट ईयर प्राइस, ठीक है। तो करंट ईयर प्राइस में क्या होता है भाई, जीडीपी तो ज़्यादा दिखा रहा है लेकिन जो आउटपुट इंक्रीज होना चाहिए वो आउटपुट तो इंक्रीज हुआ ही नहीं है। इट इज़ वो जो जीडीपी में इंक्रीज हुआ दैट इज़ बेसिकली ड्यू टू इन्फ्लेशन, ठीक है, प्राइस राइज होने की वजह से। सो चेंजेस इन प्राइस दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी। ये जीडीपी हमें दिखाएगा कि अभी बहुत इंक्रीज हो रहा है लेकिन उसके सामने लोगों का वेलफेयर तो इंक्रीज नहीं हुआ, राइट। थर्ड इज़ नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, थर्ड इज़ नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। काफ़ी सारी ऐसी सर्विसेज है कि जो हम लोग जीडीपी में इंक्लूड करते ही नहीं है बिकॉज उसको मेजर करना ही पॉसिबल नहीं है। द बेस्ट एग्जांपल इज सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ, सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ, ठीक है, या तो सर्विसेज फॉर ओन कंजम्पशन, जैसे कि हाउस वाइफ है तो कुकिंग, क्लीनिंग, व्हाटएवर वो लोग जो भी सर्विसेज करते हैं उसका हम लोग कोई भी मेजरमेंट नहीं कर सकते और इसकी वजह से हम लोग जीडीपी में उसको इंक्लूड भी नहीं करते, राइट। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लिमिटेशन कि भाई जितने भी नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस हो रहे हैं और जो कि इंपॉर्टेंट है, राइट, लेकिन उसका वैल्यूएशन हमारे पास है नहीं इसलिए हम लोग उसको जीडीपी में इंक्लूड नहीं कर सकते। सो येस, इट इज़ अ लिमिटेशन। फोर्थ इज एक्सटर्नैलिटीज़, एक्सटर्नैलिटीज़ मतलब कि इफेक्ट, एक्सटर्नैलिटीज़ मतलब कि इफेक्ट। अब कोई भी आप लोग एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, उसका कोई ना कोई इफेक्ट होता है एनवायरनमेंट पे, इंडिविजुअल्स पे या तो पूरी सोसाइटी पे, ठीक है। अब ये जो इफेक्ट होती है वो या तो पॉजिटिव हो सकती है या तो नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। सो एक्सटर्नैलिटीज़ इज ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़। मान लो गवर्नमेंट ने आपके घर के बगल में एक पब्लिक पार्क बना कर दिया, ठीक है, देन इट विल रिजल्ट इनटू पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। या तो मान लो आपके एरिया में बना कर दिया, सो इट इज़ अ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी बिकॉज लोगों के लिए वो बहुत ही अच्छा है, लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जा सकते हैं, फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा, राइट। सो इट इज़ टर्म्ड एज पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, राइट, मतलब कि जो एक्टिविटी हुई उसकी वजह से लोगों को फ़ायदा हुआ। अब उसी तरह से नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, मान लो कि भाई आपका जो भी सोसाइटी है, एरिया या तो सिटी है, उसके बगल में ही केमिकल फैक्ट्री लग जाती है। अब केमिकल फैक्ट्री लगने की वजह से पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है। तो ये जो पॉल्यूशन की इफेक्ट है जो लोगों को हो रही है, राइट, दैट इज़ बेसिकली नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़। अब एक्सटर्नैलिटीज़ चीज़ ऐसी है कि जिसके लिए लोगों को पेनलाइज नहीं किया जाता, ठीक है। मान लो फैक्ट्री है, कुछ भी हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से कोई पेनल्टी वगैरह की उसके ऊपर नहीं लगने वाला, राइट। सो जो एक्सटर्नैलिटीज़ है मतलब कि जो इफेक्ट है पॉजिटिव या तो नेगेटिव, ये हम लोग जीडीपी में जब हम लोग जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तब ये जो इफेक्ट होती है ये हम लोग कंसिडर नहीं करते, दैट इज़ वाई इट इज़ एन लिमिटेशन, क्लियर। एंड लास्ट इज रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जिस गति से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है उस गति से जीडीपी इंक्रीज नहीं हो रहा, राइट। सो देयर इज़ अ गैप बिटवीन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ आवर पॉपुलेशन एंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन द जीडीपी। सो हमेशा क्या होगा कि देयर इज़ ऑलवेज अ गैप, ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज का वो कभी फुलफिल नहीं हो पाएगा, इट विल नेवर बी 100% बिकॉज पॉपुलेशन उससे ज़्यादा ग्रो कर रहा है और जीडीपी जो है उसका ग्रोथ बहुत ही स्लो है। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लिमिटेशन। इसकी वजह से जीडीपी इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ कंप्लीट मेजर फॉर ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। इसलिए काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट प्रमोट कर रहे हैं ग्रीन जीएनपी। क्या है ग्रीन जीएनपी? ग्रीन जीएनपी मतलब कि और ग्रीन जीडीपी मतलब कि जो भी मेरे कंट्री का जीडीपी है, ठीक है, वो जीडीपी अर्न करने के लिए मतलब कि वो जीडीपी मतलब कि जो प्रोडक्शन हुआ गुड्स एंड सर्विसेज उसके सामने नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीशन कितना हुआ, ठीक है, कितना हमने यूज़ किया, कितना वेस्ट हुआ, उन सब की इफेक्ट में काउंट करता हूँ या तो कैलकुलेट करता हूँ वाइल कंसिडरिंग जीडीपी। उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन जीएनपी और ग्रीन जीडीपी, ठीक है। ऑब्वियसली इसको कैलकुलेट करना बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत सारा आपको डेटा चाहिए, बहुत एक्यूरेट डेटा चाहिए कि भाई मान लो कोई इंडस्ट्री है तो वो इंडस्ट्री ने पर्टिकुलरली पॉल्यूशन में कितना कंट्रीब्यूशन किया या तो उसकी वजह से कितना पॉल्यूशन हो रहा है
और जीडीपी में उसका इफेक्ट कितना है, राइट। सो ऑब्वियसली इट इज़ ए ट्रिकी बिजनेस, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द न्यू कंसेप्ट विच इज़ अपकमिंग। और जो बहुत सारी कंट्रीज़ है, राइट, नाउ दे आर ट्राइंग टू पब्लिश देयर रिपोर्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ ग्रीन जीएनपी और ग्रीन जीडीपी एज वेल, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट जीडीपी एंड वेलफेयर। यहीं पे हमारा मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करना कि भाई आपको ये बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये पूरा चैप्टर मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम समझ में आया, और अगर समझ में आया तो कैसा लगा आपको कंटेंट, ठीक है। टिल देन थैंक यू।